रिएक्शन को अगर देखें तो ये इटार्ड रिएक्शन है। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि अगर तुम टोलुइन लेते हो और उसका रिएक्शन CrO2Cl2 इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान रखना, ये याद रखने वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बेंजीन से लगा हुआ जो CH3 होता है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है टोलुइन, मतलब ये बेंजाल्डिहाइड, है ना। ये याद करने वाला ही रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है इटार्ट रिएक्शन। तो यहाँ से एल्डिहाइड बन रहा है। अब उसी के रिगार्डिंग में तुम्हें ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन। तो क्या बोला, जो कंपाउंड P है, दिस कंपाउंड P इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट। सही बात है कि अगर तुम बेंजोइल क्लोराइड लोगे, पहला ऑप्शन देख लो, ठीक है, COCl, अगर तुम ये कंपाउंड लोगे और इसका रिएक्शन तुम इसका हाइड्रोजनेशन करोगे H2 के साथ पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, तो ये भी वही काम करता है। यहाँ से Cl हट के यहाँ पे क्या आ जाता है, H आ जाता है, ठीक है। तो पहला तो सही है, पहला में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो पहला सही ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है सबको। दूसरा ऑप्शन देखो, ऑन ट्रीटिंग कंपाउंड P विथ सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन ब्रिस्क एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब समझे, जब ये तब रिएक्शन होता है जब ये कंपाउंड जो बनने वाला है वो एसिडिक हो। ये कंपाउंड बनने वाला एसिडिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं रिलीज हो। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता तब ये काम हो जाता, ठीक है। फिर क्या बोला है, कंपाउंड P कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग बेंजीन विथ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CH3COCl। तो अगर तुम ये इसका रिएक्शन कराओगे ना, बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन का अगर तुम रिएक्शन कराओगे CH3COCl के साथ, ठीक है, विथ AlCl3, तो यहाँ पे कर दो ध्यान से, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता है। असाइलेशन रिएक्शन है ये, मतलब हाँ, फिडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ये तो सही ऑप्शन, ठीक है, ये तो नहीं मिल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। बोला जो P बन रहा है अगर तुम इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो बोला ये व्हाइट PPT देता है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर के साथ। नहीं तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होता, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन वो करता है जो अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बेंजीन वो रिएक्शन नहीं करता है, बेंजीन में रिएक्शन नहीं होता है। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कौन सा, पहले वाले का 1 वाला, ठीक है। अगला, द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो तुम्हें क्या करना है, बस यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेट्रा अमीन, मतलब 4 अमीन जहां दिख रहे हैं, ठीक है। टेट्रा अमीन क्या बोल रहा है, एक्वा। तो टेट्रा अमीन 4 अमीन है और वाटर है, ठीक है। तो दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मतलब 1 और 4 में दिख रहा है, 1 और 4 में। तो टेट्रा अमीन एक्वा ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, क्लोरिडो कोबाल्ट 3। तो क्लोरिडो कोबाल्ट 3, तो तुम्हें देखना है कहाँ पे कोबाल्ट +3 फॉर्म में है। तो देखो, जब तुम इसको ब्रेक करोगे इसके आयन में, तो ये तुम्हें मिलेगा क्या, केटायन, और ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, अनायन, 2 Cl-। तो जब इसको तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर यहाँ पे तुम्हारा 2 Cl- है अनायन, तुम यहाँ पे तुम्हें देखना है कि किस पे चार्ज +3 आ रहा है। तो जब इसको तुम देखोगे तो चार्ज +3 किस पे आएगा, फर्स्ट वाले पे आएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, ये 2 Cl- तो यहाँ पे 2 + भी होगा, ठीक है। इसको ऐसे बैलेंस कर लेना। हाँ देखो, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो तुम्हें जितने भी हमारे F ब्लॉक वाले एलिमेंट है, तुम्हें सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, ठीक है। तो अगर तुम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि अगर सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो जितने भी एलिमेंट तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सारे एलिमेंट, ये तुम्हारे लैंथेनॉइड वाले एलिमेंट है, सभी लैंथेनॉइड वाले हैं। तो अगर सभी का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हें जो HO+3 आएगा, इकलौता यही एलिमेंट होगा जिसके पास आपके 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये कर लेना, ठीक है, समझे बात। सेम वही लॉजिक यूज करके तुम्हें इसको भी करना है, ठीक है। कि अगर इसका ग्राफ बनाओगे अरेनियस थ्योरी का, तो अगर इसका ग्राफ तुम बनाओगे, ग्राफ बनाना है तुम्हें बस ये देखना है कि फॉर्मूला होता है ना LNK समथिंग करके, जब से तुम ग्राफ देखोगे तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा 200 केल्विन। ग्राफ बनाना है इसका LNK करके, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बी ब्लॉक का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये तुम्हें याद ही रखना है कि क्या बोला है, ग्रीन पैरामेंटिक स्पीसीज फॉर्म बाय हीटिंग केमेनोफोर। तो ध्यान रखो, मैंने ये करवाया भी था क्लास में, मैं तुम लोग को डी एंड एफ ब्लॉक का जो शीट भेजा था उसमें अगर तुम लोग देखे होगे कि जब तुम केमेनोफोर को हीट करते हो, ठीक है, तो केमेनोफोर को जब हीट करोगे तुम्हें मिलेगा K2MnO4, ठीक है। इसके साथ तुम्हें मिलेगा MnO2 और O2। तो मैंने तुम लोग को ऐसे भी याद कराया था,
ठीक है, कि एक तुम्हारा K2NO4 एक तुम्हें सॉल्ट मिलेगा, एक तुम्हें ऑक्साइड मिलेगा और एक तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे याद रखो कि एक सॉल्ट मिलेगा, एक तुम्हें ऑक्साइड मिलेगा और तीसरा तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये याद रखने वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, K2NO4 मिलता है, ठीक है। कौन सा, देखो यहाँ पे जो इक्वेशन होता है ना, हाँ ln वाला जो तुम अगर तुम कैलकुलेशन करोगे, ln करके आता है फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूला को तुम रखना है यहाँ पे, ठीक है। और उस फॉर्मूला को अगर तुम रखोगे तो आंसर यही आएगा। एक बार इसको कर लेना तुम लोग, ठीक है। इसको इतना मेहनत मत करो, उसके बाद कर लेना, ठीक है। इस फॉर्मूला को यूज करो। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसब्यूटोइन अपॉन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन इन CCl4। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये मैं बोलूंगा, इसमें जो क्वेश्चन सारे आए थे। ये क्वेश्चन को तुम्हें इसमें कन्वर्ट करना और आंसर बताना है। तो ध्यान दो कैसे करना है इसको। जब ऐसे कंपाउंड दिए हो, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये कौन सा फॉर्म है, नहीं ये हमारा है न्यूमैन फॉर्म। ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि तुमने ये बात पढ़ा होगा कि ट्रांसब्यूटोइन है, अगर ब्यूटोइन का ट्रांसफॉर्म है, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्म में जब तुम ब्रोमीन इन CCl4 का एडिशन करते हो, ब्रोमीन के साथ CCl4, तो क्या होता है, पढ़ा होगा, क्या बनता है ट्रांसफॉर्म में। तो एक टर्म याद रखो, शायद मैंने बताया भी था, टैम की कार, ऐसे याद रखा, टैम की कार। मतलब अगर तुमने ट्रांस मॉलिक्यूल लिया, इसमें एंटी एडिशन किया तो मीजो कंपाउंड मिलता है। तो ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा ट्रांस मॉलिक्यूल है, ट्रांस में अगर तुम ब्रोमीन ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, इसका ब्रोमीन का एडिशन, अल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन तुम्हारा एंटी एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन। तो ध्यान रखना कि अगर ट्रांस मॉलिक्यूल है, इसका एंटी एडिशन किया तो क्या मिल जाएगा हमें, मीजो कंपाउंड। तो जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना तो मीजो मिलेगा। अब मीजो का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मीजो का हम स्ट्रक्चर बनाए तो तुम देखो ध्यान से, कुछ ऐसा बनेगा। मीजो मतलब क्या होता है, जहां पे देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन पे क्या हट जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन आएगा, यही होगा, समझे बात। तो जब तुम यहाँ पे ब्रोमीन लगाओगे तो ब्रोमीन लगाने के हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं, देखो दोनों डबल बॉन्ड पे तुम्हारा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन तुम्हारा ब्रोमीन ही ऐड होगा। तो ब्रोमीन तुम्हारा ऐसे ऐड हो सकता है या ब्रोमीन तुम्हारा ऑपोजिट में आ सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ट्रांस मॉलिक्यूल का ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होता है, तो यहाँ हमें मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो मीजो कंपाउंड को देखो, क्या ये मीजो कंपाउंड है, बताओ क्या ये वाला कंपाउंड मीजो कंपाउंड है, बिल्कुल है ना यार। व्हाट इज मीजो कंपाउंड, जिसके पास कायरल कार्बन हो और जिसमें सिमेट्री आ जाए, ठीक है। तो देखो ये मीजो कंपाउंड है। अब जरा ऑप्शन देखो, बोला है कि CCl4 से जब तुम रिएक्शन कराओगे तो हमें ये वाला मिलेगा। तो जरा इसको बना के देखो, क्या यही बन रहा है, मीजो बन रहा है। तो इसका अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तो ध्यान रखो, एक तरीका सिखाता हूं कि तुम्हारा न्यूमैन फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिशर फॉर्म में। न्यूमैन फॉर्म है ये, न्यूमैन फॉर्म को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो जरा सामने वाले बॉन्ड को देखो। तो पता है फिशर कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वर्टिकल लाइन होता है, हाँ है ना। तो इस सामने वाले कार्बन को देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, ऊपर एक Br दिख रहा है, Br बना लो। इधर देखो H और Me दिख रहा है। तो ध्यान समझना कि अगर तुम्हारा इन्वर्टेड Y होता है, अगर तुम्हारा इन्वर्टेड Y है, जैसे मान लो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है फिशर में। तो क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हें इन्वर्टेड Y को फिशर में कन्वर्ट करना है तो A वाले को यहीं रखो, और अगर इन्वर्टेड Y है तो तुम C को यहां लेते आओगे और B को यहां लेते आओगे। ये याद रखने तरीका है, ट्रिक है कि अगर तुम्हारा Y टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर तुम्हारा Y टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है और अगर तुम इसको बनाते हो फिशर में, ध्यान दो ये A है, ये B है और ये C है, तो अगर तुम इसको बनाओगे फिशर में तो कुछ ऐसा मिल जाएगा, Y वाला एज इट इज रहेगा और तुम्हारा जो इन्वर्टेड Y है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखना। तो हम क्या करते हैं, इसको फिशर में कन्वर्ट करते हैं। ये तुम्हारा सामने वाला कार्बन था, ऊपर तुम्हारा Br था, ये देखो इन्वर्टेड Y दिख रहा है सामने वाला, तुम यहाँ पे लेते आओगे Me को, यहाँ तुम लेते आओगे H को, और पीछे तुम्हारा कैसा दिख रहा है, Y जैसा दिख रहा है, तो ये जगह H, ये तुम्हारा Me हो जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। या देखो ध्यान से, क्या ये मीजो दिख रहा है, देखते हैं एक बार। इधर एक काम करते हैं, मीजो दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री नहीं है ना, देखो ये मीजो तो नहीं है,
तो ये मीजो तो नहीं है वाला कंपाउंड, तो पहला वाला तुम्हारा ऑप्शन क्या लग रहा है, गलत है। जरा दूसरा देखो, सिस ब्यूटूइन लिया, मतलब सिस वाला कंपाउंड लिया। अगर तुमने सिस ब्यूटूइन लिया, दिस इज सिस ब्यूटूइन, और अगर तुमने सिस ब्यूटूइन का रिएक्शन करा दिया अल्कलाइन केमेनोफोर के साथ, तो देखो ये भी रिएक्शन तुम्हें याद रखना है कि अल्कलाइन केमेनोफोर क्या करता है। अल्कलाइन केमेनोफोर क्या करता है, ये भी आपका ये बॉन्ड तोड़ के दोनों बॉन्ड तोड़ता है, और यहां पे फर्क ये है अल्कलाइन केमेनोफोर, इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। ये पता है क्या करता है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ के दोनों जगह OH ऐड करता है, और खास बात इसकी ये है कि ये सिन एडिशन करता है। कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन, मतलब दोनों OH कहां पे ऐड करेगा, सेम साइड ऐड करेगा। तो ऐसे इसको याद रखो, जैसे तुम लोगों को सिखाया ना टैम की कार करके, टैम की कार करके सिखाया ना, तो अब इसको ऐसे याद रखो कि ट्रांस मॉलिक्यूल का एंटी एडिशन मीजो मिलता है, ट्रांस मॉलिक्यूल का एंटी एडिशन मीजो मिलता है। अब ऐसे सोचो कि अगर यही तुम्हारा ट्रांस मॉलिक्यूल इसका सिन एडिशन कर दिया, क्योंकि इसका एडिशन कैसा होता है कि मैंने 4 का सिन, तो ट्रांस मॉलिक्यूल का सिन एडिशन किया तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है, और इसी का उल्टा अगर तुम्हारा ट्रांस मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी सिस मॉलिक्यूल है एंड सिन एडिशन किया, तो यहां तुम्हें मिल जाएगा मीजो। उसी लॉजिक को यूज करो, और उस लॉजिक को यूज करके तुम ये वाला क्वेश्चन कर लेना। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आने वाला है फर्स्ट वाला, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पहला वाला का ही लॉजिक यूज करेंगे दूसरे वाले में। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, क्या मिलेगा, तुमने पढ़ा होगा कि जब हम RMgX का रिएक्शन, ये RMgX है और इसका रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो ये जो R- वाला पार्ट है ना, RMgX का रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, क्या रिएक्शन करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि NH2 के पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका H ले लेगा। क्या करेगा, इसका H ले लेगा, और अगर इसका H लेगा तो तुम्हारे देखो ये बेंजीन मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि R- एक बेस है और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगले वाले का एसिडिक H को उठा लेता है। समझे बात, अगले वाले का एसिडिक H ले लेता है और हमें मिल जाता है ये वाला। ठीक है, बना के देख लेना। हाँ, ये देखो, हीटिंग NaCl विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज। तो देखो ये रिएक्शन तुम्हें याद ही रखना है कि अगर तुमने NaCl लिया तो ध्यान रखो क्या बनता है, और अगर तुमने इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराया और MnO2 के साथ कराया, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे NaCl तुम्हारा Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है और मैंगनीज तुम्हारा Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। मैंगनीज क्या हो जाएगा, Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखो क्या पूछता है कि रिजल्ट इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज, क्या मैंगनीज का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, नहीं, क्योंकि मैंगनीज यहाँ +4 में है और यहाँ किस में आ गया, ये +2 था, यहाँ किस में आ गया, +2, तो +4 से +2 कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सेम यही रिएक्शन तुम्हारा NaI के साथ भी होता है। अगर तुमने NaI लिया और इसका रिएक्शन H2SO4 और MnO2 के साथ किया, तो सेम यही बात होगा, यहाँ पे Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे I2 में कन्वर्ट होगा और MnO2 तुम्हारा Mn+2 में कन्वर्ट होगा। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है, क्या मैंगनीज का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है रिडक्शन। कैसे, क्योंकि +4 से +2 में जा रहा है तो रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इस बार मैच कर लो आंसर, 53 का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलो अगला देखो, ये तुम्हारा फैक्चुअल डेटा है, ये तुम्हारा फैक्चुअल डेटा है, ये तुम्हें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा। इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का अगर तुम ट्रेंड निकालोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा Cl का, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा F का, उसके बाद Br का, उसके बाद I का। ये ट्रेंड मतलब फैक्चुअल डेटा, इसको याद ही रखना है। ये शानदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, FeOH3 इज कायरल। व्हाट इज कायरल? कायरल मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल जो जिनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। तो FeOH3, ध्यान दो, ऑक्सलेट एक बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है ये? तो जब तुम बनाओगे तो आयरन होगा, ध्यान से मेरे पास सुनना सब लोग, यहाँ पे ऑक्सलेट, सुन लो सब लोग, ये तुम्हारा ऑक्सलेट होगा, ये तुम्हारा ऑक्सलेट होगा OX, एक तो तुम्हारा ऐसे लगा होगा, एक तुम्हारा ऑक्सलेट ऐसे होगा, मतलब बताता हूँ क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, तो ये तुम्हारा अगला ऐसे लगा होगा OX, ठीक है, और
अगला तुम्हारा एक ऐसे लगा होगा, ठीक है, OX। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका निकालोगे डेंसिटी तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखो कुछ ऐसा होगा, ये कंपाउंड है, नीचे 6 लिगेंड रहेंगे, एक इधर एक ऊपर रहेगा, एक ऐसे बना होगा, ठीक है, एक ऐसे बना होगा इधर वाले पार्ट से, ठीक है, और एक तुम्हारा इधर से बना होगा, समझे बात? एक ऊपर से ऐसे बना होगा, एक नीचे से ऐसे बना होगा और एक इधर से बना होगा। तो जब तुम देखोगे इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का कोई मिरर इमेज, कभी इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि कायरल होने के लिए मॉलिक्यूल में क्या नहीं चाहिए, सिमेट्री नहीं चाहिए। जब तुम बनाओगे, देखो एक ऊपर से इधर ऐसे बनेगा, एक तुम्हारा नीचे से ऐसे बनेगा और अगला तुम्हारा ऐसे बनेगा, तो कैसे भी काटो ये दोनों सिमेट्री कहाँ आएगा, ठीक है। तो जब तुम इसका बनाओगे स्ट्रक्चर तो कभी भी इसमें सिमेट्री नहीं आएगा। अगर सिमेट्री नहीं आएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल का डेफिनेशन ही यही है कि दे आर द मॉलिक्यूल विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जब तुम इसका मिरर इमेज लोगे तो कभी सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अगला देखो, ट्रांस ऑफ दिस इज कायरल। बोला इसका ट्रांसफॉर्म कायरल होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अगर तुम इसका बनाओगे स्ट्रक्चर, क्रोमियम है, ऑक्सलेट ये हो गया तुम्हारा, बाइडेंटेड लिगेंड है, एक ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, एक तुम्हारा ऐसे बनेगा ऑक्सलेट का, ठीक है, और तुम्हारा ट्रांसफॉर्म है तो ऊपर एक H2O और एक नीचे H2O, ये ट्रांसफॉर्म है। क्या पूछ रहा है, क्या ये कायरल है, क्या ये कायरल है? नहीं। अरे देखो ना, मॉलिक्यूल में ही सिमेट्री आ गया ना, इसमें क्या आ गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो अकायरल हो गया ना। कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर ही सिमेट्री आ गया तो उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा। समझे बात? कौन सा सिमेट्री आया जरा बताओ तो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल का मिरर इमेज सुपर इम्पोज कर जाएगा। इसलिए तुमने पढ़ा था कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री नहीं चाहिए, ठीक है। इसको देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 4। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। हाँ, ये तुम्हारा बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है और इसमें तुम्हें याद ही रखना है, भी फैक्चुअल डेटा ही है। क्या बोल रहा है, द अल्फा हेलिसेस द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ट्विस्टेड इनटू अ लेफ्ट हैंडेड स्क्रू थ्रू आउट थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये बोल रहा है कि देखो, प्रोटीन का 2 फॉर्म होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक तुम्हारा क्या होता है, बीटा प्लीटेड शीट। तो जो अल्फा फॉर्म होता है इसका, अल्फा फॉर्म कुछ ऐसा होता है, ऐसे घूमते हुए जाता है, ये इसका अल्फा फॉर्म होता है, ठीक, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, तो इसका अल्फा फॉर्म है। तो अल्फा फॉर्म इज अ राइट हैंडेड स्क्रू, ऐसे करके घूमते जाता है, कोई कैसा है, ठीक है, नॉट द लेफ्ट हैंडेड। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। तुम्हें पूछा क्या है, कौन सा सही है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट। बोला जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसके पास 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं, गलत है। ये तुम्हारा 4 डिग्री वाले का होता है। 4 डिग्री वाला जो होता है, कैसे बताओगे कि 4 डिग्री प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, कि 4 डिग्री प्रोटीन में 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किससे मिलते हैं, अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जब ये ज्वाइन करेंगे तुम्हारा 4 डिग्री स्ट्रक्चर में जो बनता है ये 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, 3 डिग्री में नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। ओनली दी प्रोटीन हैविंग अ क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव, गलत है, ठीक है। अगला, in beta pleated sheath structure polypeptide chains are held together by intermolecular hydrogen bonding, गलत है। जो बीटा प्लीटेड शीट होता है कुछ ऐसे जाता है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे जाता है बीटा प्लीटेड शीट, अगर बनाओगे तो कुछ ऐसे जाता है, शीट टाइप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो H, जैसे यहाँ पे मान लो CO मॉलिक्यूल और यहाँ पे तुम्हारा NH है, ठीक है, यहाँ पे NH है, तो इनके बीच में H बॉन्डिंग होता है, लेकिन 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इनके बीच में H बॉन्डिंग होता है। ये H बॉन्डिंग कौन सा होता है, ये तुम्हारा इंटरमॉलिक्यूलर होता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो इसलिए ये सही ऑप्शन, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा सही स्टेटमेंट, समझे बात। हाँ, इसमें कौन सा होता है, अल्फा हेलिक्स में इंट्रा होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक यहाँ पे CO होगा, एक यहाँ पे NH होगा, ये तुम्हारा कौन सा हेलिक्स होगा, ये कौन सा होगा तुम्हारा इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा अमीन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन। ये देखो, अगर तुमने पैरा नाइट्रोटोलुइन लिया, दिस इज पैरा नाइट्रोटोलुइन, दिस इज CH3 और इसके पैरा पे क्या है, NO2। अगर तुमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ठीक, तो क्या होगा, विथ KMnO4। तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए
कि KMnO4 क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ या ना। ये क्या करेगा, ये तुम्हारा इस CH3 को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर बेंजीन से लगे हुए कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन है, तुम्हारा KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि गिव्स एन एसिड विच इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। बोल रहा है कि ये जो एसिड मिल रहा है, क्या ये बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर है? बिल्कुल है। क्यों? अरे क्योंकि NO2 क्या शो करता है, -m, इलेक्ट्रॉन खींच के इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। क्या करेगा NO2? इलेक्ट्रॉन खींच के इसका एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। अगली बात देखो, अगला क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन। बोल रहा है कि अगर हम पैरा नाइट्रोटोलुइन का करेंगे रिडक्शन, ठीक है, दिस इज पैरा नाइट्रोटोलुइन, दिस इज CH3 और पैरा पे लगा है NO2। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? तुम्हें पता है कि अगर तुम रिड्यूस करते हो तो NO2 वाला पार्ट 3HCl के साथ क्या हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यही होता है। फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन गिव एन अमीन विच इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बोला जो ये जो अमीन मिल रहा है, क्या ये एनिलीन से ज्यादा बेसिक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एनिलीन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एनिलीन में क्या है, कोई ग्रुप नहीं इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन यहाँ पे लगा है CH3 जो इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस से शो करता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। समझे बात? तो देख लो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर चेक करोगे तो 57 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। क्यों सेकंड वाला? क्योंकि दिख रहा है कि ये पहला वाला तुम्हारा क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बढ़िया एसिड मिल रहा है और यहाँ पे ज्यादा बढ़िया बेस मिल रहा है। अब आ जाओ अगला, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, ये भी तुम्हें याद रखने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन एज द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा तुम्हारा मेजर मिलेगा? तो ध्यान रखो, जब तुम नाइट्राइल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करते हो, नाइट्राइल को जब तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस करते हो, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे CN वाला पार्ट CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो CN वाला पार्ट क्या है, CH2NH2 में। पूछा क्या है, कौन सा एनिलीन देगा? ये एनिलीन तो थोड़ी है, ये तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा बेंजाइल अमीन है, ठीक है, बेंजाइल अमीन है। ये तो गलत है पहला वाला। ये कौन सा रिएक्शन है? अगर तुमने अमाइड लिया और ब्रोमीन के साथ KOH यूज किया तो कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हाँ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या करता है ये, CO वाले पार्ट को कम कर देता है और CO वाले पार्ट को कम करके इसको NH2 में कन्वर्ट कर देता है ना। इसको देखो, NaBH4 को रिड्यूस कर रहा है NO2 को, ये पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है, तो ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा बताओ, ये कोई नया चीज नहीं है, ये हाइड्रोलिसिस है इसका। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे आएगा OH, तो क्या मिल जाएगा देखो, अमीन ही तो मिल जाएगा। तो कौन कौन सा दे रहा है अमीन, जरा बताओ तो, B और D, ठीक है, समझे बात? अगला देखो, हाँ देखो अगला क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस का एक्सपेंशन किया है, ठीक है। तो आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करोगे तो जब ये देखो, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मतलब पूरा इक्वेशन यूज करना, तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम जो आएगा ये तुम्हारा 4.606 आ रहा आएगा और डेल्टा सराउंडिंग क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है। ये एल्डोल का रिएक्शन है। एल्डोल कैसे करते हैं, पता ना एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में क्या होगा रिएक्शन, तो पता होना चाहिए। एल्डोल में क्या होता है कि अगर तुम इसको बनाओगे, पूछा क्या है, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शोन बिलो इज। बोला कौन सा एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, एल्डोल से नहीं बनेगा, कौन सा नहीं देगा? पहला देखो, तुम दो मॉलिक्यूल ले रहे हो, दोनों का एल्डोल करा रहे हो, ठीक है, कराओ, कैसे होगा? तो देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल A है और ये दूसरा मॉलिक्यूल B है, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल खुद से रिएक्शन कर सकता है, कैसे रिएक्शन करता है? एक का ऑक्सीजन दूसरे का अल्फा है, तो मैं बना रहा हूं, देखो ध्यान से,
एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे का क्या यूज होगा, अल्फा एच। देखो इसके पास अल्फा एच है, क्योंकि एल्डोल में क्या यूज होता है, अल्फा एच तो यूज होता है, तो इसका अल्फा एच करेगा रिएक्शन, देखो तो इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ध्यान से, क्या इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, ये रहा। अरे एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे का अल्फा एच, तो ये मिल जाएगा 4 वाला। ये कब है, जब ये मॉलिक्यूल खुद से ही रिएक्शन कर रहा है, हाँ या ना। अगला क्या हो सकता है, अगला ये दोनों मॉलिक्यूल, देखो ध्यान से, ये दोनों मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, एक ये मॉलिक्यूल था, ठीक है, और अगला मॉलिक्यूल ये वाला बेंजीन वाला, ठीक है, ये देखो C डबल बॉन्ड OH, यहां से H2O बाहर निकल जाए, या निकाल के देखो तो क्या मिल जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला, हाँ है ना। अरे एक का अल्फा है, दूसरे का ऑक्सीजन यूज होता है, तो यहां से निकलेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो पीएच के साइड सिस और ट्रांसफॉर्म बन सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या शो कर रहा है, जीआई, तो इसका सिस फॉर्म बोलो, और ये दूसरा वाला क्या है इसका, ट्रांसफॉर्म। अच्छा ये सेकेंड वाला कभी बन नहीं सकता, बताओ क्यों, ये पॉसिबल ही नहीं। ऐसे भी याद रखो, इसका एक लॉजिक ये भी याद रख सकते हो कि जब भी तुम एल्डोल रिएक्शन करते हो ना, तो एल्डिहाइड या कीटोन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन होता है, और ये क्या होता है, बीटा कार्बन। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा होगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा होगा। तो एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम एल्डोल करते हैं ना, जब हम एल्डोल करते हैं तो ऐसे याद रखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड मिलता है। क्या मिलता है, जो डबल बॉन्ड आता है वो अल्फा बीटा पे आता है। तो देखो ऑप्शन देखो, तो 1 में और 3 में और 4 में कहां डबल बॉन्ड आया, अल्फा बीटा के बीच में, लेकिन 2 में कहां पे आया, बीटा और गामा के बीच में आया, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी डबल बॉन्ड बनता है अल्फा और बीटा के बीच में बनता है, गामा के बीच में तो कोई बनता नहीं, बीटा गामा के बीच में, तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, फेसियल और मेरिडियनल आइसोमर कौन सा शो करेगा, तो ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। याद रखो कि जो MA3B3 टाइप के होते हैं वही शो करते हैं फेसियल और मेरिडियनल, ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जो कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कौन से MA3B3 टाइप के हैं, देखो ध्यान से, MA3 CrPy3 एंड Cl3, ये तुम्हारा शो है। अगला क्या बोल रहा है कि इसको राउंड ऑफ करना है, कितना राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंडेड ऑफ टू 3 फिगर आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 3 फिगर रखना है, मतलब समझे, तुम्हें डेसिमल के बाद 0 1 4 रखना है, 5 हटाना है, तुम्हें डेसिमल में 0 2 3 रखना है, 5 हटाना है, ठीक है, तुम्हें 0 1 4 रखना है, 5 हटाना है, तुम्हें 0 2 3 रखना है, 5 हटाना है। क्या करोगे, हटाओ 5 को। देखो अगर तुम 5 को हटा रहे हो तो रूल तुमने पढ़ा होगा कि अगर तुम हटाने वाला नंबर अगर तुम्हारा 5 है, 5 ही है, तो इससे पहले वाले नंबर को देखो, अगर ये तुम्हारा 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो नंबर को एज इट इज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसके पहले वाला नंबर अगर तुम्हारा एक ऑड नंबर है, तो उसमें एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका अगर आंसर निकालोगे तो 62 का आंसर तुम्हारा हो जाएगा, मतलब 4 होगा शायद, 62 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, समझे बात। हाँ, ये अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन, तो ये तुम्हारा पूरा बैलेंस करना है रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि अगर तुमने N ब्यूटेन लिया, ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर तुमने N ब्यूटेन लिया, क्या होता है N ब्यूटेन, C4H10, है ना। अगर तुमने N ब्यूटेन का ऑक्सीडेशन किया तो क्या होता है, जरा बताओ तो क्या होता है, CO2 बनता है और क्या बनता है, H2O। जरा इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे C4H10 है तो यहाँ पे 4CO2 होगा, H कितने हैं 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5H2। तो ध्यान दो, अगर इसका 1 मोल है, कितना मोल है इसका, तो इसके 1 मोल से कितना मोल CO2 मिल रहा है, 4 मोल CO2, हाँ या ना। अभी यहाँ पे कितना ग्राम दिया इसका, 116 ग्राम, तो जरा इसको मोल में कन्वर्ट करो तो C4H10 को कितना मोल होगा, इसका मोल मास पता है कितना होता है, इसका मोल मास होता है कार्बन का 12 + 12 × 4 क्या हो जाएगा, कितना हो जा रहा है 58 आएगा, ये कितना आ जाएगा 2 मोल। तो अगर इसके 1 मोल से इसका 4 मोल मिल रहा है, तो इसके 2 मोल से कितना मिल जाएगा, 8 मोल CO2 मिलेगा, हाँ या ना। CO2 का मोल मास क्या होता है 44 ग्राम पर मोल, तो 8 × 44 कितना हो जाएगा मास,
352 ग्राम। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पढ़े भी नहीं होगी कि पढ़ा था पहले। हाँ ये तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, मतलब अभी तक इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है। जब तुम पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो उसमें एक बहुत ही एनसीईआरटी में बहुत एक हल्का सा लाइन दे दिया है कि E एप्सिलन इक्वल H एप्सिलन दे दिया, मतलब H साइन, ये बस दे दिया है हल्का सा। ठीक है, बट तुम लोगों ने हल्का फुल्का थोड़ा बड़ा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा नोड्स के बारे में। तो क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट फॉर द ऑर्बिटल वेव फंक्शन अगेंस्ट डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोला अगर डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस देखें तो बोला द फिगर रिप्रेजेंटिंग 2 रेडियल नोड। अब देखो इसका ट्रिक तुम्हें बताता हूं, याद रखो कि जब तुम ग्राफ बनाते हो ना, ठीक है, तो रेडियल नोड क्या होता है, नोड क्या होता है समझो, नोड इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं, दैट इज कॉल्ड नोड। जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसको नोड बोलते हैं। मेरी बात समझो, ठीक है। और नोड कैसे याद रखो कि नोड वहां होगा जहां पे तुम्हारा वैल्यू क्या होगी, जीरो। में दिख रहा है जीरो, तुम्हें दिख रहा है ना जीरो, देखो ये लाइन है जीरो वाला, तो जहां पे ग्राफ तुम्हारा जीरो को कट कर रहा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा होगा, हाँ है ना। अच्छा अब कैसे पता करते हैं कितने नोड होंगे, तो ध्यान रखो एक फॉर्मूला होता है रेडियल नोड का, अगर तुम्हें दिया है तो इसका फॉर्मूला होता है n-l-1। क्या होता है, n-l-1, ठीक है। कि अगर तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है कि n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजिमुथल क्वांटम नंबर, और 1 तो उसमें एक नंबर हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐसे ध्यान रखो जितनी बार ग्राफ को कट करेगा उतनी बार हमें नोड मिलेगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे कितने नोड होंगे पहले वाले में, जीरो। कोई ग्राफ पे कट नहीं करेगा, गलत बताया, थोड़ा हल्का सा ऊपर होना चाहिए था, कट नहीं होता है ग्राफ, तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं। यहाँ अगर देखो यहाँ पे ग्राफ को एक बार कट कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक नोड मिलेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक बार, सॉरी ऊपर वाला नहीं, ये वाला, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक नोड मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ को जीरो को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक नोड मिलेगा। यहाँ देखो कितनी बार कट किया, एक और दो, तो यहाँ 2 बार कट किया, तो हमें कितने नोड मिलेंगे, यहाँ पे 2 नोड मिलेंगे। यहाँ देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार ही कट कर रहा है, तो यहाँ पे एक नोड मिलेगा। तो कितनी बार जीरो को ग्राफ कट कर रहा है उतने नोड हमें मिलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, बट इस बार तो काफी अच्छा ही पूछ लिया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कितने नोड हैं देख लो एक बार, आंसर मैच कर लो, 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। अगला, कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एमटीपी ऑर्बिटल विथ, ठीक है। किसके साथ हो जाएगा बताओ, तो ये तुम्हें कार्बोकैटायन है, ध्यान रखो कार्बोकैटायन जो तुम्हें दिख रहा है कैसे स्टेबलाइज होगा। पहली बात तो देखो हमें पता है कि ये कार्बन है, इससे लगा हुआ अल्फा एच है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, तो अल्फा कार्बन और अल्फा एच के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, हाँ या ना। और ये जो पाई बॉन्ड के साथ क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। दोनों तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है, एक तो अल्फा एच से और एक तुम्हारा रेजोनेंस हो सकता है। तो बोल रहा है कैसे स्टेबलाइज हो सकता है, देखो पहला फील्ड सिग्मा एंड फील्ड पाई ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है, पूरा फील्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी क्या है, फील्ड है, ठीक है। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो वेकेंट का इंटरेक्शन होगा इसके फील्ड सिग्मा से हो सकता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और इसके फील्ड पाई से होगा तो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 66, ठीक है। 66 देखो क्या बोला है, हाँ 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब ब्रेक होगा तो कितने केटायन और कितने अनायन मिलेंगे, तो बस वही तुम्हें पूछ रहा है। जब इसको ब्रेक करोगे तो यही ऐसा दिख रहा है आयन, जो ब्रेक होगा तो एक केटायन मिलेगा और क्या मिल जाएगा, 3 अनायन। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला 67 देखो, यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लगाना है, और अगर तुम इसको लगाओगे तो इसका जो आंसर आएगा तुम्हारा ये आएगा, बस लगा के चेक कर लेना, ठीक है। अगला देखो पोटाश एलम, द रेशियो ऑफ K+ एंड SO4 2-। तो पोटाश एलम, तुम्हें एलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4, ठीक है। Al2SO4 Al2SO4 3 होता है, Al2SO4 और अच्छे से लिख देता हूं इसको, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस
.24H2। तो तुम्हें पोटाश एलम का फॉर्मूला ये होता है। अब पूछ क्या रहा है कि K+ और SO4 के आयन का रेशियो क्या है, तो देख लो यहाँ पे कितने K+ दिख रहे हैं, K कितने दिख रहे हैं, K+ 2 और SO4 कितने दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, कितने हो गए, तो 1/2। समझे बात, फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/2। अगला क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू लिक्विड। तो तुम्हें बस ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड ओबेज राउल्स लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जब तुम इनको मिक्स करते हो तो ये राउल्स लॉ फॉलो करते हैं। क्या होता है राउल्स लॉ, पता है ना, ये बोलता है कि अगर तुमने अगर ए लिया और बी लिया, तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, अगर तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, दो तुम्हारे लिक्विड हैं, दोनों वोलेटाइल लिक्विड हैं, अगर तुमने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करोगे तो तुम्हारा क्या मिलेगा, जो तुम्हारा वेपर प्रेशर सम होगा, पीएच होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये तुम्हारा पीए और पीबी के बराबर होगा। पीए इज व्हाट, पीए इज द प्योर P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, तो ये राउल्स लॉ क्या होता है, ये तुम्हारा मतलब आइडियल सॉल्यूशन तुम्हारा क्या होता है, ये राउल्स लॉ को फॉलो करता है हर एक कॉन्सेंट्रेशन रेंज में। अगला बात, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो एक चीज ध्यान रखो, राउल्स लॉ कब फॉलो करेगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, जब इनके बीच का इंटरेक्शन, ध्यान समझो, जब ए और ए के बीच का इंटरेक्शन, ए और ए के बीच का इंटरेक्शन प्लस बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, अगर ये तुम्हारा वही इंटरेक्शन तुम्हारा ए बी के बीच में भी आएगा तो उसको बोलेंगे राउल्स लॉ। इसको अच्छा याद रखो, मान लो ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, अगर इनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, और इनके जो कितना लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब इनके बीच में तुम्हारा कितना फोर्स हो, 10 न्यूटन ही। अगर 12 हो गया या ज्यादा हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो फिर तुम्हारा हो जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात बोला, पहला तुम्हारा फॉलो करेगा। ठीक है, अब क्या बोला, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर है ये तुम्हारा फॉलो करता है नेगेटिव डेविएशन। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होते हैं, इनके बीच में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो होता है, इनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाता है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है ये बढ़ जाता है, तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया, तो ये 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ये माना लगा रहा है 20 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा इससे, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया तो वेपर्स भी कम बनेंगे ना, तो अगर तुम्हारे वेपर्स कम बनेंगे तो तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो पहले बात ये सही है, मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, गलत है, ये तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन इनके बीच में भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में, इसके बीच में एच बॉन्डिंग, इसके बीच में एच बॉन्डिंग, ये एच बॉन्डिंग और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर देखोगे तो 69 का आंसर क्या है, ए और बी। ठीक है, 70 देखो, 70 को सॉल्व करना, ये यूज करना है तुम्हें, कैंटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर अगर तुम देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आएगा। ये और शानदार क्वेश्चन, पोलैरिटी के बेसिस बताना, ये एकदम ही आसान सा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता था, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। देखो पूछा है ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, बॉन्ड के बीच का पोलैरिटी बताना है, मतलब क्या होगा कि जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक कर जाएगा वो ज्यादा पोलर होगा, हाँ या ना, जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा वो ज्यादा पोलर होगा। हम क्यों बोलते हैं कि कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा है, क्योंकि बॉन्ड के बीच में क्या होता है, पोलैरिटी ही नहीं होता है। तो इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, वही तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी। क्यों, क्योंकि देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, तुम्हें पता है कि इन सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना H+ क्या करते हैं, जल्दी रिलीज करते हैं। अगर ये अपना H+ देगा तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से CH3COO-। इसने अपना H+ जल्दी क्यों दिया, क्योंकि इनके बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी क्या था, ज्यादा था। तो इनको, इन सभी को इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही तुम्हारा बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी का ऑर्डर होगा। तो अगर तुम इसको अरेंज करोगे तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद एसीटोन, उसके बाद तुम्हारा ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का जो आंसर होगा ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट वाला।
मतलब कुल मिला के तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में ही अरेंज करो और वही तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये भी तुम्हारा एकदम याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ, तो ध्यान रखना ऐसे, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन वाले आते हैं, CONH3 ऐसे करके आता है, तो इसका अगर ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा सेकेंड वाला। ये याद रखने वाला क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा पे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये तुम्हारा POC का क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? द अमीनो एसिड दैट गिव्स अ रेड ब्लड कलर ऑन ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन स्टेट विद सोडियम नाइट्रोक्साइड। देखो ध्यान से, ये क्या होता है? Na2FeCN5NO, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। होता क्या है कि अगर तुम इसका रिएक्शन, ये तुम्हारा वो रिएक्शन है कौन सा, लसाइन टेस्ट, इसमें क्या होता है, अगर तुम इसका रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे हो जिसके पास कार्बन भी हो, नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इससे रिएक्शन करते हैं, यहां पर मिल जाता है NOS, ये S वाला पार्ट यहां पे आके ऐड हो जाता है और इसका जो कलर मिलता है ये तुम्हारा मिल जाता है ब्लड रेड कलर, ठीक है, जो कंफर्म करता है कि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन साथ क्या है, सल्फर। अब तुम्हें देखो ये सारे अमीनो एसिड दिए, इन सभी अमीनो एसिड को देखो, पहले क्वेश्चन कैसे पूछता था कि किसके पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, अब उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया कि किसके पास सल्फर होगा, क्योंकि जिसके पास सल्फर होगा वही ये रिएक्शन करेगा। तो तुम्हें याद रखने वाली चीज है ये, तो ध्यान रखो कि मिथियोनिन ऐसा तुम्हारा अमीनो एसिड जिसके पास सल्फर होता है, बाकी सबके पास सल्फर नहीं होता है, क्योंकि सल्फर होगा तभी रिएक्शन होगा और तभी तुम्हें क्या मिलेगा, NOS मिलेगा, तभी तुम्हारा कलर चेंज होगा, ठीक है। इसको देखो 74 कैसे करेंगे, 74 वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पे तुम्हें वही मोल कॉन्सेप्ट तुम्हें लगाना है और मोल कॉन्सेप्ट लगा के तुम्हें देखना है किस पॉइंट पे न्यूट्रल हो जाएंगे और इसको लगाओगे तो इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0.1 मोलर, ठीक है। ये तुम्हारा वैलेंसी के बेसिस पे क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑर्बिटल्स जो भी है, ठीक है। तुम्हें वैलेंसी के बेसिस पे क्वेश्चन है कि हाँ किसके पास ज्यादा वैलेंस ऑर्बिटल्स है, कि किसकी कोवेलेंसी कितनी है। तो पता है बोरॉन क्या दिया है, बोरॉन हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, सही बात है। क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा होगा BF4 जैसे कंपाउंड दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, 4 बॉन्ड बनने तभी तो बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, 2। ये तो और आसान सा क्वेश्चन है, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं इस पेपर में कि या तो बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है। जैसे अभी 2 क्वेश्चन हमने देखा, कौन कौन सा क्वेश्चन देखा, दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा मुश्किल था, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान था क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और कहाँ गया, जैसे ये वाला क्वेश्चन, अगर तुम लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा तो तुम लोग को याद रहेगा, Ma3B3 टाइप के कंपाउंड जो होते हैं वो तुम्हारा बात बनाते हैं फैक एंड मराइसोमर, ठीक है। और नहीं, और तो ठीक ही ठाक था। तो या तो ये सारे मीडियम वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसमें से कुछ अच्छे रेंज वाले भी हैं। तो या तो बहुत आसान से क्वेश्चन दिए, जैसे 2-3 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ठीक है, जो एकदम सीधे फैक्चुअल बेसिस पे। देखो क्या क्वेश्चन दिया है, हाँ, कौन सा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि कहां पे 2 डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। क्या पूछ रहा है, किन 2 डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन। तो देख लो, अगर तुम देखोगे तो यही आएगा कि कॉन्जुगेशन होता तभी रेजोनेंस होता है ना। ये देखो, ये तुम्हारा कैंटिसा क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये कौन सा रिएक्शन तुम्हें दिया है, देखो यहाँ पे ये तो कौन सा रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। तो फॉर्मूला लगाओगे तो 0 ऑर्डर का रिएक्शन देखो क्या होता है, अगर इसका आंसर निकालोगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। मतलब तुम्हें 0 ऑर्डर का रिएक्शन लगा के इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। ये तुम्हारा देखो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे थोड़ा सा है, लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसको याद रखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे KSP दिया है, तो KSP पे क्या होता है, सॉल्युबिलिटी तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इसको भी तुम सॉल्व करोगे तो इसका भी आंसर अगर निकालोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड पहले आएगा, फिर AgBr, फिर Hg2Cl2, ठीक है। हाँ, यहाँ पे तुम्हें सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है कि किसका क्या होता है, ठीक है। तो तुम्हें निकालने आना चाहिए Al2O3 इन सब में क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस से तुम्हें पता होना चाहिए कि PbP4O से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें तुम्हें कोई बताना है, जैसे AlH3 है,
अगर तुम AlH3 को देखोगे तो तुम्हें पता है एल्यूमिनियम +3 में होता है और H क्या होता है, ठीक है, H तुम्हारा माइनस में होता है, एल्यूमिनियम तुम्हारा +3 में होता है, H2O तुम्हारा O क्या है, ठीक है, H+ है तो O- -2 में। तो तुम्हें इसी लॉजिक को यूज करना है और तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा N2O5। तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे सारे के स्ट्रक्चर कैसे बनता है, P4O6 का स्ट्रक्चर क्या होगा, अजीब सा बनता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थोड़ा थर्मो का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सॉल्व करना, ठीक है। और इसका आंसर जो आता है ये वाला आता है, ठीक है। अगला, हाँ, यहां पे तुम्हें ये क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या होता है कि तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का, पूछा क्या, अमंग द स्पीशीज गिवन बिलो द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, √n n+1 क्या होता है, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कि n इज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। बस देखना है किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, बस तुम्हें सभी को ये कैलकुलेट करना है कि किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, क्योंकि n ज्यादा होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। n ज्यादा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, तो n इज व्हाट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बस ये निकाल लो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो इसका देखो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 82 का आंसर आ जाएगा तुम्हारा ये वाला, सेकंड वाला, ठीक है। हाँ, इसमें भी देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें अगर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है तो इसको भी अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसका आंसर तुम्हारा 2 आएगा, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा फैक्चुअल बेसिस पे है कि तो जो तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जनरली डी ब्लॉक 3D ट्रांजिशन एलिमेंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों, यही तो रीजन है कि मोस्ट ऑफ जो तुम्हारे एलिमेंट होते हैं डी ब्लॉक, चाहे आयरन हुआ, चाहे तुम्हारा कोबाल्ट हुआ, चाहे कॉपर हुआ, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो 3D वाले में क्या होता है कि 3D तो होता ही है, इनके साथ साथ 4s भी होता है, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, बॉन्डिंग में। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। यही रीजन है कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, तो इसी वजह से इनके बीच में क्या होता है, ठीक है, बॉन्डिंग बढ़ती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। तो रीजन क्या दिया, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, समझे बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है और ये सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगला देखो, हाँ, ये तुम्हें याद ही रखने वाला कॉन्सेप्ट है कि ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में इंथैल्पी, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो रीजन याद रखना है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने हाफ फील्ड या फुल फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनकी वैल्यू वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, वो जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही आंसर निकालोगे इसका, तो 85 का आंसर क्या आ जाएगा, 85 तुम्हारा आ जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कैसे किया था सब लोगों ने, ये याद रखना था कि ये दो कंपाउंड है, अगर तुमने अल्काइन लिया और इसका हाइड्रोजनेशन किया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, पता है क्या होता है, ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, सिस या ट्रांस में, ये इसको ट्रांस में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, इसको ट्रांस वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। अगर तुमने अल्काइन लिया, इसका सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कराया रिएक्शन, तो इसके ट्रांस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर अगला देखो, लार्ज कैटलिस्ट क्या करता है, ये इसको सिस वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एक सिस मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो आंसर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, क्यों आंसर यहीं से आएगा, क्या बोल रहा है कि एल, पूछा क्या है, कौन सा सही स्टेटमेंट है, क्या पूछा है, अच्छा ये क्या था, ये तुम्हारा के था और ये तुम्हारा क्या है, एल। क्या पूछ रहा है, के एंड एल आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, हाँ या ना, एक सिस है, ट्रांस है, तो दोनों क्या हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बाकी बनाओगे, देखोगे तो इसका अगर तुम बनाओगे, तुमने पढ़ा होगा कि HBr का एडिशन कराते हैं पेरोक्साइड के साथ, क्या होता है, एंटी मार्कोनिक फ्लो। यहाँ पे क्या होता है, मार्कोनिक फ्लो, लगा लेना, ठीक है। खैर आंसर तुम्हारा यहीं से आ जाएगा, 2 वाला ही होगा। हाँ, क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो तुम्हें भरना है, तुमने पढ़ा होगा कि सिग्मा 1s2, सिग्मा
स्टार 1s2 है ना। नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, जरा बताओ तो, नियॉन कितना होता है 10, तो 20 इलेक्ट्रॉन। जब तुम इसको भरोगे तो पूछता है कौन सा ऐसा ऑर्बिटल होगा जो लास्ट वाला जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है। जब इसको भरोगे तो इसका जो आंसर आएगा 87 का, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा 2, यही लास्ट में भरा होगा। उसके बाद तुम्हारे खाली होते जाएंगे, उसके बाद वाले नहीं भरे होंगे, इसलिए इसका नाम है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं शॉर्ट में होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्वेश्चन ऐसे पूछा था लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बस तुम्हें भरने आना चाहिए, ये तुम्हें ऑर्डर याद होना चाहिए। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर तुम्हें ऑर्डर पता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 तो तुम भर लोगे आराम से, ठीक है। इसको देखो, हाँ PCl5 मतलब इसको मैच करना है कि किसका क्या ज्योमेट्री है, ठीक है। बताओ PCl5 तो पता है, तो बहुत फेमस कंपाउंड है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो एक मैचिंग किस हो जाएगा 3 के साथ, BRF5, BRF5 क्या हो जाएगा, ठीक है। BRF5 टेट्राहेड्रल तो नहीं होगा, स्क्वायर प्लेनर तो नहीं होगा, स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होगा ना। जब तुम बनाओगे BRF5 को तो F ऐसे हो गया 5, देखो एक 5 F इधर हो गया और एक लोन पेयर इसके पास है, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो गया स्क्वायर बाइपिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल होगा ना ये, ठीक है। BRF4 टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। बचा ये वाला, तो क्या बचेगा स्क्वायर प्लेनर। तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर लो। 88 तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर 3। ये तो याद करने वाली चीज है, मतलब तुम लोग बायो वाले तुम लोग को तो याद ही होगा कि क्या खाओगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। विटामिन ए किस में मिलेगा, विटामिन बी किस में मिलेगा, विटामिन ई किस में मिलेगा, ठीक है। तो इसको याद रखने वाली ही चीज है, कोई बड़ा मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो 89 का आंसर क्या है 3। 19 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दो। 19 में कौन सा रिएक्शन तुम्हें दिख रहा है, पहला वाला CH3COCl, ये क्या है। अगर तुम इसका कराओगे रिएक्शन तो ये असाइलेशन करेगा, हाँ या ना। उसके बाद तुम्हें पता है क्या दिया, उसके बाद तुम्हें दिया है NaOCl, NaOCl ये दिया है ना, ठीक है। बस हो गया काम। ये पता है कौन सा रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। बस क्या करता है पता नहीं है, जो मिथाइल कीटोन वाले सिस्टम होते हैं इस बॉन्ड को तोड़ता है और एक को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट में, और अगले किस में कन्वर्ट करेगा बताओ तो, क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो एक तुम्हारा P मान लो तुम्हारा ये मिल गया, Q तुम्हारा ये मिलेगा। अब ऑप्शन पढ़ो क्या बोल रहा है। इफ P gives acid on carboxylic, P gives a carboxylic acid, कब, ऑन एसिडिफिकेशन। अगर तुमने H+ ऐड किया, तुम्हें पता है यार कि O- वाला पार्ट क्या हो जाएगा H+ में आ जाएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। और Q क्या देगा, पॉइजनस गैस ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट। सही बात है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म को अगर तुम एयर में और लाइट में ऐड करो तो पता है क्या बोलते हैं ना, फॉस्जीन गैस मिलता है, फॉस्जीन गैस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो चलो यही था। बाकी पेपर अगर मैं बोलूं ओवरऑल रिव्यू दूं तो पेपर बहुत अच्छा था, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन आसान थे, 4-5 क्वेश्चन मतलब 6-7, हाँ 5-6 क्वेश्चन आसान थे और लगभग 8-10 क्वेश्चन तुम्हारे थे थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, और बाकी तुम्हारे मीडियम टाइप के थे, ठीक है। चलो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास।